नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। राहुल गांधी ने एक एक्स पर पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने कहा कि ईडी की तरफ से रेड की प्लानिंग हो रही है और इसीलिए हमने शो का नाम ईडी आने वाली है रखा है। दरअसल राहुल गांधी इसमें लिखते हैं कि 2 in 1 को मेरी चक्रव्यूह वाली स्पीच पसंद नहीं आई, इसलिए मुझ पर रेड करने के लिए अब आदेश दे दिए गए। ये तमाम बातें उन्होंने आरोप लगाया। 2 in 1 को उन्होंने बाकायदा घेरा है। इसी के साथ राहुल गांधी साफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में ईडी की तरफ से उनके खिलाफ कार्रवाई। अब देखिए, पूरे लोकसभा चुनाव में विपक्ष का एक नैरेटिव ये भी था कि एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। अब राहुल गांधी प्रीएम्प्ट करके ये लिख रहे हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल टाइप की सियासत है। हम आपको दिखाएंगे, अरविंद केजरीवाल भी अक्सर ट्वीट करके ये लिखते थे कि बहुत जल्दी मुझ पर रेड होने वाला है, बहुत जल्दी मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। ये केजरीवाल स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस तरह के कई ट्वीट्स पहले आ चुके हैं, लेकिन इन सब पर चर्चा करेंगे। तालियों के साथ बहुत सारा स्वागत आप सभी युवाओं का। ये युवा सवाल पूछेंगे जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। ज्यादातर इसमें लॉ के स्टूडेंट्स हैं। लॉ के स्टूडेंट्स हैं आप लोग सारे। कितने लोग लॉ पढ़ रहे हैं? हाथ उठाइए। ये सारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर। आज सवाल पूछेंगे तो दिलचस्प होगा। लॉयर साहब खुश हो रहे हैं इस बात से कि लॉ से सामना होगा, लेकिन इससे पहले कि हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, सामना होगा, हो सकता है साथ हो हमारे सारे। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए इनका। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी नेता जेडीयू के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन पूरा बवाल है क्या, जरा समझिए। बीजेपी कह रही है कि भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आजकल आक्रामक हैं। उनके तेवर तीखे हैं और अंदाज पहले से अलग। संसद में सरकार से सवाल करते करते उन्होंने रात के अंधेरे में भी सरकार को घेर लिया। गुरुवार की देर रात करीब 1:30 बजे एक्स पर पोस्ट किया जिसमें लिखा, 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूँ। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। शुक्रवार की सुबह होते होते राहुल के पोस्ट पर सियासी बवाल शुरू हो गया। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपर, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। राहुल जी ने लोगों को आगाह करने की कोशिश की है कि जो भी सरकार के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार को, उनकी पॉलिसी के खिलाफ और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेगा, अग्निवीर फेलियर है उसकी बात करेगा, बेरोजगारी की बात करेगा, उस पे गाज गिरती रही है और फिर से गिराने की कोशिश है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके खिलाफ ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी को तानाशाह बता रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रही है। भाजपा के डीएनए में तानाशाही देख रहा था। कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण में। 2 बार प्रधानमंत्री जी अपने स्वभाव के विपरीत खड़े हुए, डिस्टर्ब करना। 2 बार गृह मंत्री जी और फिर 2 बार राजनाथ जी। जो बची खुदी चुनाव में इज्जत थी भाजपा की, 303 से 240 पे आ गई। इसमें 40 बेईमानी की निकाल दो तो 200 सीटें बची। भाग्य है इस देश का, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति इतना बड़ा एलओपी झूठ बोलेगा, भ्रम फैलाएगा, संविधान की खेती करने की बात करता है। संविधान लेकर के सदन में आते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि ये राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। राहुल गांधी को ईडी की दस्तक सुनाई दे रही है चक्रव्यूह वाले भाषण की वजह से, जो उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान संसद में दिया। एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं।
सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। अब किसी को नहीं पता कि राहुल के खिलाफ ईडी छापेमारी की तैयारी कर रही है या नहीं, लेकिन सियासत जरूर तेज है। ईडी और जांच एजेंसियों का कोई महत्व रह गया है क्या? कोई फेयर है ही नहीं, तो इसलिए इस पे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। किस प्रकार से ये लोग सरकार का खिलौना बना हुआ है, ये सबको पता है। जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा, क्योंकि अगर कोई पाप नहीं करेगा तो कहाँ हम लोग तो इतना दिन लग रहे हैं, तो कहाँ हम लोग क्या किसी ने छापा नहीं मारा। राहुल के दावे के बाद ये बात पुख्ता हो गई है कि ईडी पूरी तरह से सियासी हथियार बन चुकी है। सवाल ये नहीं है कि किसकी इस्तेमाल दोनों तरफ से किया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये ट्वीट करके कहा है, पोस्ट डालकर एक्स पर, कि रेड होने वाली है। तो बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि वो तो ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं कि चक्रव्यूह वाली स्पीच आप लोगों को 2-in-1 को पसंद नहीं आई है। देखिए, सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा, ये तो नेहरू जी बता गए, मैं बताता हूं। नेहरू जी कह गए इंदिरा से, ऐसा पोता आएगा, चोरी करेगा खुल्ला खुल्ला, फिर ईडी से घबराएगा। तो ये है राहुल गांधी। और अंजना जी ने चक्रव्यूह की भी बात कर दी, तो वो भी बताना पड़ेगा। कलयुग में भ्रष्टाचारियों का एक चक्रव्यूह है, और ये सोचते हैं कि जनता को जो है ये हरा देंगे, परास्त कर देंगे, अभिमन्यु बना देंगे। लेकिन जनता जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तरह है, और अर्जुन है नरेंद्र मोदी जी। इन सारे भ्रष्टाचारियों को मारेंगे, और अब आप गिनिए किन किन को मारेंगे। सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 1, बेल पर बाहर। राहुल गांधी भ्रष्टाचारी नंबर 2, बेल पर बाहर। अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अभी भी जेल में है, तो 2 बेल 1 जेल। हेमंत सोरेन अभी अभी बाहर आए हैं जेल से, बताएंगे कैसा लगता है वहां पे राहुल गांधी को जाना ना पड़े। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड, जेल के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, वो भैंसों का चारा खा जाते हैं, इंसानों की रोटी क्या छोड़ेंगे। अभिषेक बनर्जी भ्रष्टाचार के आरोपी। मनीष सिसोदिया फिर से जेल में है। अब आप मुझे बताइए, जेल और बेल वाले देश चलाएंगे या गंगा जल की तरह जो पवित्र है वो नरेंद्र मोदी जी देश चलाएगा, ये जनता तय करेगी। और इसीलिए 3 बार आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री बनाया है। और अंजना जी, एक बात कहूंगा, अगर ये भ्रष्टाचारी डर रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने नहीं देखा कि कोई ईमानदार कभी भी ईडी सीबीआई से घबराया हो। वो कहता है पूछो मुझसे सवाल। नरेंद्र मोदी जी से 11 घंटे तक एसआईटी ने पूछताछ करी, एसआईटी थक गई। नरेंद्र मोदी जी ने कहा मेरी ईमानदारी तुम्हारे सामने झुकेगी नहीं, देश की जनता ने उन्हें पुनः प्रधानमंत्री बना दिया। ये फर्क है। धन्यवाद। अभय दुबे जी, आप उठाए, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल भी इसी स्टाइल की पॉलिटिक्स करते थे। वो लगातार ट्वीट कर रहे थे और बहुत पहले से कर रहे थे कि बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी है, मेरी सबसे बड़ी संपत्ति मेरी ईमानदारी। ये केजरीवाल स्टाइल पॉलिटिक्स है क्या, कि पहले से जनता को अपनी तरफ करना? सवाल है कि अगर लीगल मामला है तो पूछताछ होगी और फिर न्यायिक प्रक्रिया चलेगी। अंजना जी, राहुल जी देश की जनता को कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारी देहरी का दीप हूं, दिनमान हूं, घोरतम से मानवी संग्राम का प्रतिमान हूं, उम्र भर लड़ता रहा हूं, मुंह की कभी खाई नहीं, दीनता और दंभ से रिश्ता कभी पाला नहीं। आप लोगों का आदेश उन्होंने आज तक टाला नहीं। आपने प्रतिपक्षी होने के नाते उनको दायित्व दिया है कि जनता के भ्रष्टाचार को, जनता की अनीतियों को उजागर करें। कुछ नाम बोलना भूल गए मेरे काबिल वकील। इन्होंने हेमंतो बिस्वा शर्मा का नाम नहीं बोला, जिन पर प्यार उमड़ आया था मोदी जी को। 2015 में असम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते लुई बर्जर केस का आरोपी, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, अगले महीने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है, आज असम का मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है। भाग मुकुल भाग, पश्चिम बंगाल जाते हैं, सीबीआई आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लेते हैं। भावना गवली महाराष्ट्र में जाते हैं, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यामिनी जाधव, यशवंत जाधव
उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सीबीआई ईडी आ रही है, अपने आप को बचा कर रखना। हसन मुनसरिफ तीन छापे मारती ईडी उसके यहाँ, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं। अजीत पवार, जिसको देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ 70,000 करोड़ रुपए का आरोपी, ईडी उसके खिलाफ एक प्रेस रिलीज जारी करती है कि सुनेत्रा पवार, अजीत पवार दोनों बैंक के स्कैम में शामिल है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं। ईडी चार्जशीट फाइल करती, दोनों के नाम हटा देती है। तो जो भीषणतम भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगाती, अपनी पार्टी में ले लेती। क्या आरोप है राहुल गांधी जी पे? राहुल गांधी जी के खिलाफ क्यों प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा है कि इस चक्रव्यूह में, इस देश के पेपर लीक में युवाओं को फंसाया जा रहा है। बेरोजगारी के आकंठ पाप में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को धकेल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अग्निवीर नाम का बदनुमा दाग इस देश पर लगाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने संसाधनों की लूट एनसीएलटी के स्कैम में की। 5,38,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी को 300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कहते हैं कि इस देश में नेक्सस बना लिया 5 बड़ी कंपनियों ने, इसीलिए 1% लोगों के पास 40% संसाधन चले गए। और राहुल गांधी जी उनके खिलाफ दृढ़ता से लड़ रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे शांति का प्रस्ताव देकर, 5 प्रस्ताव, राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि समर्थन मूल्य का कानून बना दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा अग्निवीर को समाप्त कर दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा पेपर लीक से मुक्ति दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि दे दो मुझको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर गया है। ये प्रतिपक्षी दल के लोगों को जेल में डालना। उनके कौन से सूत्र बन गए हैं? राहुल गांधी जी ने आज तक कोई असत्य कथन नहीं कहा। जो आपने केजरीवाल का जिक्र किया वही हुआ जो केजरीवाल जी ने, ठीक है, वही हुआ जो केजरीवाल के साथ हुआ। सत्यप्रकाश, एक जवाब जल्दी से। देखिए, सारे दर्शकों ने ध्यान दिया होगा, एक बार भी ये नहीं कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ईमानदार है। ईमानदार देखा आपने? अच्छा, ये क्यों होता है? मैं जवाब दूंगा जरूर। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। बीच में नहीं, अपनी बारी में। ये सीधा भाजपा पे आए, ये नेता वो नेता, लेकिन अपने नेता को ईमानदार ये भी नहीं कह पाए। जब प्रवक्ता नहीं कह पा रहा तो और कोई क्या कहेगा? दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। नेशनल हेराल्ड केस में जनता की गाड़ी कमाई को लूटने वाले सर्वोच्च न्यायालय तक गए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। इन्होंने कहा मामला निरस्त कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह आदेश है 12 फरवरी 2016, निरस्त नहीं होगा, केस चलेगा। यह क्या दर्शाता है कि जब मामले में सत्यता होती है, प्रमाण होते हैं, तो आप कानून से ऊपर नहीं हैं। रॉबर्ट वाड्रा फ्रिस्किंग बिना कराए चले जाते थे, देश का दामाद बनाया था, वो जमाना चला गया। आप भी एक आरोपी हैं, कानून का डंडा आपको भी बराबर पड़ेगा। और इतना ही कहूंगा, इंदिरा जी का पोता है, चोरी करके रोता है, आज रो रहा है। मत रो भाई, मत रो। अगर गौरव भाटिया गलत है, अगर गौरव भाटिया गलत है, न्यायालय जाओ, न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, निरस्त कराओ सारे जितने आरोप लगे हैं और डंके की चोट पे कहो मैं ईमानदार हूं। लेकिन जिसका प्रवक्ता ईमानदार नहीं बोल पाया तो बाकी सब क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी गांधी परिवार, 3 सदस्य एक परिवार से भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। ये केवल कांग्रेस पार्टी में आरोप पर है। गौरव जी याद रखिएगा, बेल पे बाहर बोला है, मैंने बेल पे बाहर बोला है। 3 भ्रष्टाचार के आरोप पे 3 गांधी परिवार के सदस्य बाहर है बेल पे। क्या गलत है बताइए? देखिए, चोर मचाए शोर, बहुत जरूरी है इस बात का जवाब देना। आजादी के क्रांति का इतिहास है नेशनल हेराल्ड। बरतानिया हुकूमत के खिलाफ पंडित नेहरू ने मुखरता से आवाज बुलंद करने के लिए वो अखबार निकाला था। उस अखबार के कर्मचारियों का पैसा बकाया था, उस पैसे को चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने पास से वो पैसा दिया। क्या आरोप था इनका? नेशनल हेराल्ड सेक्शन 25 की कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट, अर्थात कोई बेईमानी नहीं कर सके, ये राहुल गांधी ने उस पर ताला लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ उस मुकदमे का जिसपे तुमने फंसाने की कोशिश की थी? 2015 में नेशनल हेराल्ड में क्लोजर फाइल कर दिया ईडी ने, उस ईडी के डायरेक्टर को इन्होंने हटा दिया। आज पूछना चाहता हूं, जाइए ट्रायल कोर्ट के विशाल शेखर जो जज हैं, वो कह रहे हैं कि तारीख पर तारीख लेते हो, लेकिन
प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगाए। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना अभय जी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अंजना जी, क्या लिखा है उसमें? सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है उसमें? अरे उसमें लिखा है कि ट्रायल, देखिए जब ट्रायल पर आ जाता है केस, तब अधिकतर मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा है कि ट्रायल कोर्ट उसका फैसला करे। और ट्रायल कोर्ट का जज क्या कह रहा है ये लोगों को सुनना चाहिए। आज 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 उच्च न्यायालय से स्टे लेकर रखा है इन्होंने, क्योंकि एविडेंस नहीं है। एक बार उसमें क्लोजर फाइल हो गया, सारे विपक्षी दलों को ऐसे ही फंसाते। संजय राउत के केस में अदालत ने कहा कि इरादतन फंसाने की उनको कोशिश की गई। क्या हुआ हेमंत सोरेन के केस में? जमीन उनके नाम नहीं है। केजरीवाल के हर एक मुकदमे में सिर्फ प्रतिपक्षी दल के लोगों को फंसाने की ये लोग कोशिश करते हैं। बस एक ही लाइन पढ़ूंगा। नहीं, केजरीवाल के साथ हैं आप शराब घोटाले में। सारे लोग, बहुत टाइम लग रहा है। घोटाला नहीं हुआ, देखिए। अरे साहब तय करिए, थोड़ा और वक्त लीजिए। 24 हो गया सर, अब तो खत्म हो गया। अब तो किसी घोटाले में किसी के साथ नहीं है, लेकिन घोटाला सिद्ध होना चाहिए। घोटाला सिद्ध नहीं हुआ। एक बात, एक प्रवक्ता आके मुझे बताइए, आपकी सत्ता की सरपरस्ती में अब विधानसभा आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, पार्टी ने बता दिया। बात कंफ्यूज हूं मैं। राजनीति की आता हूं, राहुल गांधी को फोन लगाता हूं। प्रतिपक्षी दल के लोगों को गैर इरादतन तरीके से ये फंसाने की कोशिश है, सिर्फ उसके समर्थन में हम खड़े। सत्य प्रकाश मिश्र जी, या तो राहुल गांधी जी ने विक्टिम कार्ड खेला है, या चोर को रात में पुलिस आने का खतरा लगता है तो उन्होंने रात में 2 बजे ट्वीट किया है। मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा सीरियस काम करें। चक्रव्यूह की बात उन्होंने की। मैं मानता हूं कि भारत में एनडीए की सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कांग्रेस के परिवारवाद से, अखिलेश यादव के परिवारवाद से, लालू प्रसाद यादव के परिवारवाद से, स्टालिन के परिवारवाद से और भ्रष्टाचारवाद से उस चक्रव्यूह से देश को बाहर निकाला और विकास दर देश का अधिक बढ़ाया। अगर 1 करोड़ लोगों को, युवाओं को इंटर्नशिप का प्रोग्राम लाए तो राहुल गांधी तो को तकलीफ क्यों है? बेरोजगारी पे बहुत भाषण दे रहे थे वो। अगर रोजगार बढ़ाने के और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अगर बजट अच्छा खासा बढ़ा है तो राहुल गांधी जी को बजट से तकलीफ क्या है? मैं स्वीकार करता राहुल गांधी जी को कि विपक्ष के सकारात्मक नेता हैं। यदि उनकी कोई मांग होती कि बजट में इस चीज में अधिक और बढ़ाया जाए इस पर बजट, तो मैं उसका स्वागत करता। लेकिन उन्होंने तो पूरा हास्यास्पद बना दिया बजट के पूरे भाषण को। कहां से पद्म व्यू ले आए, चक्रव्यूह ले आए। ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन राष्ट्र उन पर हंस रहा है। अगर वो ईडी की इस तरह बात कर रहे हैं तो राष्ट्र रुक जाइए, हम विपक्ष में रहे हैं। वो नेता विपक्ष हैं अभी देश की संसद में, कैसे हंस रहे हैं? ठीक है, मैं उनको, आप बोलिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। अभय जी ठीक नहीं, ये तो बता। अभय जी रुक जाइए। वो हंस रहे थे जब उनके बात का जवाब निर्मला सीतारमन ने बहुत अच्छे से दिया। चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। हलवा आपके घर में बना, एक हलवा बांट दिया, रायबरेली में बेटे को लड़ाया, वायनाड में बेटी को लड़ा रहे हैं, बाकी जो हलवा बचा अमेठी का पीए को दे दिया। क्यों नहीं दिया? दलित, ओबीसी उस समय कहां गया? उस फोटो में तो नहीं दिख रहा है। तो इस बात को समझिए, इसलिए हंस रहा है आप पर। देश हंसेगा भी, और अगर इस तरह नॉन सीरियस ट्वीट करेंगे तो अभी और हंसेगा। सवाल ये है कि राष्ट्र के निर्माण में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष से आह्वान किया था कि सकारात्मक भूमिका निभाइए, वो सकारात्मक भूमिका कहां है? आप अगर नॉन सीरियस ट्वीट करना चाहते करिए, अगर आप चक्रव्यूह पर बात करना चाहते तो जवाब अनुराग ठाकुर ने दिया ही है। समझ गए, असली नाम पे आ गए अनुराग ठाकुर पे। अब याद परिवारवाद आया। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन थे? अभी आपसे जब आपके बीच में नहीं बोला, अभी चुप रहिए। परिवारवाद की आपकी परिभाषा अलग है। चुप रहिए। धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, आदित्य यादव, सुखपाल यादव, चौपाल यादव, नगरपाल यादव, पूरा का पूरा। अनुराग ठाकुर के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। शर्म नहीं आती है तुमको? अनुराग ठाकुर के पिताजी आपके बीच में नहीं बोला। अनुराग ठाकुर के पिताजी कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर का बेटा कैबिनेट मंत्री बन सकता है, एमपी बन सकता है, तो उसमें आपके मुंह में दही जम जाता है। तो आपके बीच में नहीं बोला अंजना जी, बदतमीज आदमी को क्या प्रकाश जी प्लीज सर। अनुराग ठाकुर पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे। प्रकाश जी चलिए ठीक, प्लीज। आपके बीच में नहीं बोला था। मैंने कहा जब आप परिवारवाद की बात करते हो तो सोच लिया करो, बगल में भी ताक झांक कर लिया करो। उनके पिताजी भी एमपी थे। जो बगल में खड़े प्रवक्ता जी बड़ी तेजी तेजी से बोल रहे हैं। परिवारवाद बोलने के पहले सोच लिया करो। पूरी सिंधिया फैमिली आप अपनी पार्टी में लेके आ गए हो। हमें परिवारवाद की आप पाठ पढ़ाने आए हो। आप शर्म आनी चाहिए आपको। सवाल ये है कि जब इतनी देर से ये बात कर रहे हैं, इन्होंने भी बात की, वो भी लंबी लंबी, मोदी जी ने तूफान मचा दिया, इतना तूफान मचा दिया, इतना तूफान मचा दिया कि पेपर लीक हो गया। इतना तूफान मचा दिया मोदी जी ने, इतना तूफान मचाया कि कोविड में हमारे अपने लोग हमसे बिछड़ गए। यह तूफान है आपका।
यहां हल्ला मचा रहे हो बैठ के। लोग यहां आत्महत्या कर गए, किसान, आपने ऐसा कानून पास किया था। कितने किसान आत्महत्या करके गए आप बता दीजिएगा। ये आपने कानून पास किया था। बच्चों के बारे में बोलने की हिम्मत आपकी नहीं हो रही है। अपना गुणगान कर रहे हो, बच्चों के बारे में बता देते कि बच्चों के लिए आपने क्या किया है। पार्टी का, हमारी पार्टी ने यह कर दिया, हमारी पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ गई, हमारी पार्टी ने यह किया। ये बताते आपकी पार्टी ने बच्चों के लिए क्या किया। क्या किया बच्चों के लिए? मरने को छोड़ दिया। कहीं पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी वो बेरोजगारी में आत्महत्या कर लेंगे, कहीं पर्चा लीक हो जाएगा तो अपने पापा से जाके क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे अपने पापा से कि पापा फिर पैसा दे दीजिए, पापा पर्चा लीक हो। उत्तर दे दूं? शर्म नहीं आती आपको? हमारा तो दिल रोने लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा मांगना कितनी तकलीफ होती है। अपने बाप से जाके पैसे मांगोगे ना आप जब महीने में, क्योंकि तुम्हें पता नहीं एमपी के बेटे हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा हो करोगे, तुम्हें दर्द कैसे पता चलेगा गरीब बच्चे का दर्द का। शर्म नहीं आती है, बेशर्म लोग हैं, वो कर रहे हैं। बताइए, एक सांसद का बेटे को दर्द नहीं हो सकता है? 2 लाख रुपए कम से कम कंपटीशन की तैयारी करने में लगते हैं। जब आप पैसे मांगने जाते हो अपने पिताजी से कि कहते हो पिताजी दोबारा से पैसे दे दो, तो खेती बेचता है या अपनी मां उसका गहना बेचती है। ये ओहो कर रहे हैं, ये वैसे ऐसे लोग हैं। सोचो आप, ये ओहो करते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप वो लोग हैं जो बच्चों का दर्द नहीं समझते, उसमें ओहो दिखाई देता है। अब ऐसे बेशर्म लोगों के साथ डिबेट करने मुझे शर्म आती है, जो गरीबी को ओहो कर रहे हैं। सोचो, ओहो कर रहे हैं, ओहो कर रहे हैं। उत्तर दे दूं? ये लंबी तारीफ। ठीक है, नहीं, राहुल गांधी के रेड पर वापस आ जाते हैं, इस पर जवाब दूंगी। आपको भी लग रहा है कि रेड हो रहा है, विपक्ष हमला कर रहा है? अभी तो यही चिल्ला रहे थे भ्रष्टाचार। बोलने दीजिए। आपको खोल दी तो टॉपिक पे मुझसे बात कीजिए ना। नहीं हो सकता क्या? मुझसे बात आप टॉपिक नहीं हो सकते क्या? मुझसे बात हो कीजिए सकता कि नहीं? मुझसे बात कर लीजिए। उनको देखकर आप लोग को भिड़ना तो फिर बाहर चले जाइए, दोनों करते मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको भी लगता है कि राहुल गांधी जो रेड की बात कर रहे हैं, ऐसी आशंका आपको भी लग रही है कि उनको टारगेट किया जाएगा? चक्रव्यूह वाली स्पीच से बीजेपी डर गई है? देखिए, बीजेपी तो वैसे ही डर की, जनता ने उनको हरा दिया है। अब वो दूसरों के पैरों पे खड़े हैं, दूसरों के पैरों पे खड़े होकर ऊपर से चिल्ला रहे हैं हम जीत गए, जीत गए। सवाल यह है कि ये वो लोग हैं जो विपक्ष पे, सिर्फ विपक्ष के ऊपर में ये कार्रवाई करना जानते हैं। अब देखिए, ऐसी अगर आपकी बात को ले लो तो क्या कह रहे हैं इनके मुख्यमंत्री सदन में खड़े होके? 20, 25, 40, 50 जितने भी लड़के हैं जिन्होंने बदतमीजी की, एक बेटी को, एक भाई के साथ, भाई बहन को उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, उनको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये कैसी राजनीति करते हैं खड़े होके? ये वीडियो दिखा दीजिएगा जरा, ये वाला वीडियो चला दीजिएगा। ऐसी राजनीति करते हैं। नाम ले रहे हैं पवन यादव, नाम ले रहे हैं एक मुस्लिम कौन मोहम्मद का, लेकिन इनसे पूछिए उसमें गुप्ता भी थे, तिवारी भी थे, उसमें मौर्य भी थे, साहू भी थे, क्यों नहीं उनका नाम लिया? 2 ही आदमी का नाम क्यों ले रहे हो आप? जो लड़के जिन्होंने किसी भी जो बदतमीज होता है, बदमाश होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। क्रिमिनल की कोई जात और धर्म नहीं होता, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है। तब तो आपने नहीं, जब नहीं, मेरी बात सुनिए, बीएचयू की घटना हुई थी तो आपने नाम गिनाया था? नहीं, बीएचयू घटना हुई तो आपने बोला था कि यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी अभिषेक तिवारी के घर पे, आपने नहीं, आपने बोला था सक्षम पटेल के यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी, आपने बोला अभिषेक चौहान के यहाँ बुलेट ट्रेन चलेगी, तब नहीं बोले क्योंकि आप समाज के अंदर में नफरत की हो, जात की राजनीति आप नहीं चाहते। देखिए, हर प्रश्न का, बच्चों से लेकर गोमती नगर की घटना, सब बताऊंगा, हर चीज पर प्रश्न। देखिए, सबसे पहले तो अगर हमने बच्चों की, गरीबों की, जनता की चिंता नहीं करी तो ऐसा क्यों है कि टूटी साइकिल का टायर फाड़ दिया जनता ने और आपको चुनाव बीच में? अब सुनिए, अब वो करने दीजिए। मैंने बोला, आप बोल रहे बोला मुरझाया, इनको बताइए, इनको चुप कराएंगे तो इनको जवाब दूंगा और बराबर से अभी दूंगा, लेकिन इनकी हवा पतली है। आप बताओ ना, लेकिन आप व्यक्तिगत हमला मत करो। मैंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया। अच्छा सुनिए, फूल बोला, ये गलत बात है अंजना जी। पहली बात, सबसे पहला व्यक्तिगत हमला मेरे स्वर्गीय पिताजी पे गए। मैंने तब भी, सुनिए, मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता बना हूं, अपनी योग्यता से बना हूं। अच्छा, और सुनो, बीच में नहीं बोलो, चुप बिल्कुल। अंजना जी अगर चुप नहीं होंगे तो फिर याद रखिएगा अगले राउंड में इनको ऐसा लेटाऊंगा, ये भागेंगे टूटी साइकिल और टूटी साइकिल चलेगी। मैं बता रहा हूं, अगर चुप नहीं हुए तो। बदतमीजी का प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने सुना इनको 3-4 मिनट नोट किया, तो मैं भी मर्यादा रखी। अगर बदतमीजी है तो फिर बदतमीजों का जवाब देना आता है। बदतमीजी है, जो लड़के हैं जिनसे गलती होती है उनको ठोक देंगे, उनको पता चल जाएगा कि उनकी क्या हैसियत है। चुप हो जाइए, चलिए चुप हो जाइए। अजय मिश्रा टेनी को ठोका, मंत्री बना दिया इन्होंने। जिसके बेटे ने नहीं ठोका, डर लगा हुआ है, डर लगा हुआ है। किसको डर लगा हुआ है? पतलून गीली हो रही है तुम्हारी, भैया बचाओ। एक सेकंड,
ये मत करवाइए, मैं अनुराग जी एक सेकंड, मैं आपसे आखिरी बार बोल रही हूँ, आपको जो भी बोलना है आप मुझसे बोलिए। नहीं, अगर ये आपको जो भी बोलेंगे, हमने मुरझाया फूल भी नहीं बोला, हमने कुछ भी नहीं मैं बोला। आपसे कह रही हूँ, आपको जो भी बोलना है मुझसे बोलिए। अगर आपस में आप दोनों को लड़ाई करनी है तो फिर आपको बाहर जाना होगा, दोनों बात क्योंकि मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ, क्यों दोनों बोल रही है? मैंने उनकी 4 मिनट तक बात सुनी, सारे पॉइंट लिख के। अब शब्द मत बोलिए ना, पतलून गिली ये सब अच्छा नहीं लगता है। शुरुआत करी, बच्चे भी देखते हैं, ऐसा ना दिन आ जाए कि बच्चों को लोग टीवी ना दिखाएं। व्यक्तिगत टिप्पणी की शुरुआत सारे दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने करी, मैंने उसको इग्नोर तब भी कर दिया क्योंकि चर्चा वो नहीं। बीच में मत बोलिएगा मिस्टर ठाकुर, बस अपनी सिर्फ जो है तरीका बना के रखिए। चलिए, सबसे पहले इन्होंने कहा दर्द बच्चों का, तो मैं ये जानता हूं कोविड की महामारी आई, संकट आया, 220 करोड़ टीके लगाए ईमानदार प्रधानमंत्री ने, हर बच्चे की जिंदगी बचाई, और ये कहते थे बीजेपी का टीका है, थूकता है भारत ऐसी पार्टी पे। सबसे पहला। दूसरी बात, बच्चों की जो बात करते हैं, दिल्ली में 3 हमारे भाई बहन उनकी मौत हो गई, क्या घमंडिया पे एक शब्द बोला इन्होंने? अरविंद केजरीवाल पे एक शब्द नहीं बोल पाए। बच्चों की बात करेंगे, मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, हमारी बच्चियों के साथ बलात्कार हो गया, सफाई महोत्सव चल रहा था, ऋतिक रोशन का डांस देख रहे थे, यह बच्चों की बात करेंगे। और एक बात और कहता हूं, ईमानदारी की बात मैंने करी ना, नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी दिखती है, इसलिए आपने आशीर्वाद देके पुनः चुना है। लेकिन जनता जब इनकी सरकार थी तो कहती थी, जनता बोले हमारी किस्मत है खोटी, भाग गया सरकारी बंगले की लेके टोटी। और क्या है ये देखिए, ये देखिए, 200 रुपए की टोटी चुराते थे, 200 रुपए की, ये लोग आपका हित करेंगे। अब क्या हो गया? अंजना गीली की हो गई भाषा क्या? चलिए। अरे गीली हो गई। नहीं, मैं बोलूं गीली हो गई, अभी गीली हो गई। सुनो, अब मैं बोल रहा हूं, ये समाजवादी पार्टी के जिनका फोटो दिखा रहा है, पैर पकड़े लेटे रहते थे, जिन्हें डबल एजी बना दो, उन्होंने डबल एजी बना के दिल्ली भेजा, दिल्ली भेजने के बाद आज ये हालत है। सोचिए, ऐसे एहसान फरामोश की क्या बात कर सकते हैं? किस पार्टी में थे बता दीजिए आप, अगर आप नहीं पहले बता दीजिए आप, जिनको आज इतनी गालियां दे रहे हैं, जिनके लिए आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं के पैर पकड़ के आज यहाँ तक पहुंचे ना, दिल्ली तक। ये पिक्चर मैंने नहीं खिंचवाई, आप ऐसे दिखाना टोटी, ये पिक्चर मेरी नहीं क्या बात है? ये अखिलेश शब्द नहीं है, आप ये फोटो दिखा, 200 रुपए की फोटो बना रहे हैं, अब ये है इनकी भाषा शैली। सोचिए, आप अपनी बारी का सिर्फ इंतजार नहीं कर करिए, पाएंगे। आपके अलावा कोई बीच में नहीं बोल रहा, वो हाथ उठा रहे हैं। हमला और एक बार अभय दुबे जी के लिए ताली बजा दीजिए, और सत्यप्रकाश मिश्र के लिए, क्योंकि वो दोनों बीच में नहीं बोल रहे। मुझे लगता है 2 लोग एक साथ बोलते हैं, कोई सुन नहीं पाता है। हाथ उठाइए प्लीज, वेट कीजिए अपने टर्न का। मैं आ रही हूँ, पूरी कीजिए अपनी बात। अब मैं एक और बात बताता हूँ, इन्होंने बात करी किसानों की, मैं चुनौती देता हूं इसी मंच से, बहुत शालीनता से देता हूं। स्वामीनाथन जी हमारे बीच में नहीं है, उनकी एक कमीशन की रिपोर्ट आई 2006 में, 8 साल तक ठंडे बस्ते में कांग्रेस पार्टी ने डाली, सपा समर्थन कर रही थी, एमएसपी लागू नहीं किया। एमएसपी लागू किया नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एक आंकड़ा और देता हूं, सारे बच्चे जो है गूगल करके देख ले अगर गलत हो तो, किसानों के लिए पिछले 10 साल में 3,25,000 रुपए किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में मिला है। यूपीए की भ्रष्टाचारी सरकार थी, एक बार 50,000 करोड़ का कर्जा माफी किया था, उसमें भी घोटाला कर दिया। किसानों का हित किसने किया आप तय करिए। अगर एक भी आंकड़ा गलत हो तो डिबेट में नहीं आएंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलने देंगे, मक्कार कहेंगे। प्लीज दे दे जवाब, शब्द का कोई अंत नहीं है। जब व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, सुनिए, मैं मान रही हूँ आपकी बात, मैं मान रही हूँ, अगर व्यक्तिगत, मैं भी उनके परिवार में जा सकता हूँ, जाऊंगा नहीं, जाऊंगा नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी आपके परिवार पे की उन्होंने, लेकिन गाली मत दीजिए, अपशब्द मत बोलिए, अपशब्द मत बोलिए। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, ये याद रखना। अभय दुबे जी, अंजना जी देखिए, मैं आग्रह करता हूं कि ऐसी अभद्र भाषा पर कोई आप तालियां मत बजाया करो। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे भाषा पे तालियां देखिए, उन्होंने कहा कि करोड़ों टीके लगाए देशवासियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे तब भी दशकों से 39 करोड़ टीके अलग अलग बीमारियों के लिए बच्चों को लगाए जाते थे मुफ्त में, लेकिन किसी ने अपना फोटो चस्पा नहीं कराया। यूके की अदालत में उस टीके लगाने वाली कंपनी ने कहा कि थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया से उन टीके से मौत होती, लेकिन हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट देता है, उसको मेंशन तक नहीं करता है। इन्होंने किसानों का प्रश्न खड़ा किया। मेरे अभी जेडीयू के साथी भी कह रहे थे,
समर्थन मूल्य के कानून पर मोदी सरकार ने साफ इनकार कर दिया बनाने के लिए। 3 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में किसानों की 6 बड़ी योजना में सरेंडर कर दिए इन्होंने, खर्च नहीं किए। 1,05,000 करोड़ रुपए मूल बजट में से पिछले 5 सालों में इन्होंने खर्च नहीं किए, सरेंडर कर दिए। किसानों की आमदनी जानकर आप चौंक जाएंगे, 27 रुपए प्रतिदिन ये एनएसएसओ ने रिपोर्ट दी। इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाता है और किसानों को उस गर्त में डाल दिया कि 27 रुपए उसकी आमदनी रह गई। 1,04,000 किसानों ने इनकी सत्ता की सरपरस्ती में आत्महत्या की है। 50,000 से अधिक खेत मजदूरों ने आत्महत्या की। प्रधानमंत्री जी, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मुझे बताइए। आप एक कोई ऐसा काम बता दीजिए। आपने कहा 6,000 रुपए सालाना किसानों को देते हैं, अरे 25,000 रुपए हेक्टेयर उनसे छीन लेते हैं आप। इनके कृषि मंत्री ने कहा, 1 मिनट अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण खुलासा है। इनके कृषि मंत्री ने एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी में कहा, नरेंद्र तोमर ने, कि 7 साल से मोदी जी को चिट्ठी लिख रहा हूं कि कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक पर से जीएसटी हटा दीजिए। जो चिट्ठी अभी नितिन गडकरी जी ने लिखी है लाइफ इंश्योरेंस के लिए, वो कह रहे हैं 7 साल से मैं कह रहा हूं, वो नहीं हटाए। इस देश में हीरे पर कितना जीएसटी लगता है जानते हैं आप? 1.5%। और इस देश के ट्रैक्टर पर, खाद पर, कीटनाशक पर 12 से 18% तक जीएसटी वसूलते हैं। ज्यादातर सर्वे, मैं आ रही हूं उसके बाद, सत्य प्रकाश जी, ज्यादातर सर्वे इशारा कर रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी ने ही बीजेपी की जो सीटें यूपी में भी, उसमें भी आ रहा है कि सबसे ज्यादा इसकी वजह से कम हुई है। इन चीजों पर ध्यान नहीं है, विपक्षी नेताओं को टारगेट करना है, यही राहुल गांधी उस पोस्ट के जरिए कह रहे हैं। क्या इस बात में सच्चाई नहीं है? देखिए, सीटें क्यों कमाई, कितनी कमाई, उनका टारगेट क्या था, वो बहस का एक अलग विषय है। बेरोजगारी और महंगाई देश में हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा, चाहे किसी की सरकार रही है, और उन सरकारों का ये दायित्व बनता है कि महंगाई दर को कम किया जाए और बेरोजगारी को कम किया जाए। मैं मानता हूं कि एनडीए की सरकार, जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने महंगाई दर को बहुत हद तक कंट्रोल किया है। और अभी जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट के भाषण के दौरान कहा है कि बेरोजगारी दर इतनी स्थिति पे और महंगाई 4% से कुछ कम है। अगर ये कह रहे हैं कि किसान अचानक 10 साल में बहुत पैमाल हो गए, ऐसी हालत नहीं है। किसानों की आत्महत्या, हम लोग पी साईनाथ को पढ़ते थे कि जो भारत में कांग्रेस की नीति रही हमेशा, उसने किसानों को हमेशा दरकिनार किया। पहली बार प्रधानमंत्री का शपथ लेते हैं नरेंद्र मोदी, किसानों पर इतना ज्यादा ध्यान है कि 20,000 करोड़ उसी दिन रिलीज करते हैं। तो कम से कम हमारे फोकस में तो है किसान, इनके फोकस में न युवा थे न किसान थे, एक परिवार जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद में सवाल लूंगी बच्चों के। मैं तो सिर्फ बच्चों के बारे में बोलूंगा, और मैं इन्होंने बहुत सारी चीजें सुनाई, मैं भी 2 लाइन सुना देता हूँ। पापा कहते हैं बड़ा काम करेगा बेटा हमारा, गलत बात है। देखिए अंजना जी, चुप रहिए। बेटा हमारा बड़ा काम करेगा, मगर बेटा क्या कर पाएगा जब ऐसी सरकार है। बजट में 1 करोड़ इंटर्नशिप का प्रोग्राम है, उसका स्वागत कर दीजिए। अगर बच्चों को 1 करोड़, यार मैंने आपके बच्चों की बात कर रहा हूं, बट इन पे नहीं बोल सकते। गाना गाने लगे ना। गाना नहीं, मैं बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार आएगा ना अभी, तो उसके बीच में क्यों टोक रहे हो? बैठे हैं मिलके सब भ्रष्टाचारी, सबके दिलों में चोरी है, ऐसे में बेटा कैसे काम करेगा, कैसे दुनिया में अपना नाम करेगा, मगर पापा ये न जाने। ये सब बदला आप बताइए क्या? किस जन्म का बदला ले रहे हैं आप? बदला ले लिया बच्चों से। बहुत सारे सवाल है बच्चों के। सर, आपने कहा चोर मचाए शोर, तो रात के 2 बजे एक्स पे मोदी जी तो शोर नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर ईडी की रेड पड़ती है तो ऐसा क्यों होता है, वहां पे चीजें मिल जाती हैं? अभी ईडी की रेड पड़ी थी, वहां 400 करोड़ रुपए मिले, वो तो उनके जेब से नहीं आए होंगे। धीरज साहू मिले उसके ठीक है, 2-3 सवाल ले लेते हैं क्योंकि बच्चों के जल्दी। सवाल अब आपसे सबसे है, जो लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन में अभी जो गैप है हमारे यहाँ, हम लॉ तो क्रिएट कर देते हैं, पर जो इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल पे गैप है, हम उनकी कभी बात नहीं करते। यूसीसी की बात करें जैसे कि अभी हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, अब उसमें जो रिलीजन और कास्ट के मुद्दे आएंगे, आपको उसे कैसे टैकल करेंगे? ठीक है, आप आ जाइए, आप दोनों जल्दी से इसका जवाब दीजिए। आप पहले जवाब दीजिए। अंजना जी, राहुल जी को तो बेल मिल गई पटियाला कोर्ट से, सोनिया जी को भी इस मामले में, लेकिन अरविंद केजरीवाल को नहीं मिल रही है, हेमंत सोरेन को मिल गई। अब वो ये कह रहे कि अल्टीमेटली मामला तो न्यायिक ही होता है ना, और शोर आधी रात में वो कह रहे राहुल जी। अदालतों को पढ़िए, उन मुकदमों में सारे विद्वान वकील हैं,
कई केसेस में उन्होंने ये कहा, जैसे हेमंत सोरेन के केस में कहा उन्होंने कि जब भी बेल का समय आता है तो एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देते हैं और कहते हैं कि हम अभी इसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए, इसको जेल में रखा जाना चाहिए। तो ये कानून की कमियों का लाभ लेकर प्रतिपक्षियों को टारगेट कर रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं 7, 8, 10 साल से जो नेशनल हेराल्ड का केस है वो चल नहीं रहा है। वैसे ही इन सारे मुकदमों का 5000 ईडी ने केसेस फाइल किए इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। कन्विक्शन कितना है? आप तो विद्वान वकील लोग हैं, 25, सिर्फ 25 लोग, कल्पना कीजिए। अबे जी तो समझ नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि बहुत साल से ये उस केस में कुछ कर नहीं रहे हैं। अब राहुल जी आधी रात में ट्वीट करते हैं कि अब कुछ करने वाले हैं, तो जब तो नहीं करना अच्छा है कि करना? नहीं, ये तो प्रतिशोध के लिए ईडी की रेड्स करा रहे हैं। जल्दी से छोटा मेरा नाम आयुष्मान पांडे है और मेरा सवाल गौरव सर से है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद हुए 2047 में डेवलप नेशन बनाने का एक वादा किया गया है और आपकी सरकार नेक्स्ट 5 साल तक है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है हमारे देश को डेवलप करने के लिए? और अभी हम 2024 में खड़े हैं। इतना लूज बोल दोगे तो 10 मिनट बोलते रहेंगे। सर, मेरा सवाल गौरव भाटिया जी से है, जब कोई क्रिमिनल किसी पार्टी से नहीं जुड़ा होता तो वो क्रिमिनल, पर अगर वो कांग्रेस से जुड़ा तो बवाल और बीजेपी से जुड़ा तो फिर कुछ भी नहीं, ऐसा कि वो साधु क्यों बन जाता है बीजेपी में आके? बहुत कमाल की आपकी वॉशिंग मशीन, मानना पड़ेगा सर। एक हेमंत सोरेन है और एक हेमंत बिस्वा शर्मा है, उसी पर सवाल पूछ रही अंजना जी, इसमें एक सप्लीमेंट्री एक 10 सेकंड अंजना जी, एक रेड्डी बंधु है वो सुनना चाहिए। एक 10 सेकंड रेड्डी बंधु का सीबीआई, एक सेकंड, सीबीआई ने कहा कि इनकी 35 संपत्तियां जब्त करनी चाहिए और ये अनुमति दी सीबीआई कोर्ट ने। 15 दिन बाद मोदी जी ने गले लगा लिया। आज स्टेटस पूछिएगा कि उस रेड्डी बंधु जो 35,000 करोड़ का स्कैम है कर्नाटका का, उसका क्या स्टेटस है केस का, पूछिएगा इनसे। चलिए अब मैं उत्तर देता हूं, एक एक करके देता हूं। सबसे पहले तो ईडी को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को या सीबीआई को पालतू बोलना, इन्होंने पालतू बोला और ये सब जानते हैं कोलगेट स्कैम हुआ इनके समय में, 200 से ज्यादा लाइसेंस रद्द हुए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी और कहा सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया है। अरे कोलगेट स्कैम बीच में ना बोला अंजना जी, मैं चुप हो जाऊंगा। देखिए ऐसा है, उन्होंने कहा 7 साल तक प्रतीक्षा करते रहे। मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसे चर्चा, ये तरीका ही गलत है। प्लीज आप उनको पहले बुलवा लीजिए, फिर वही बात है ना, फिर चिल्लाएंगे। पहले बुलवा लीजिए, जल्दी बोलिए। धन्यवाद। पिंजरे का तोता आज बाज बन गया, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है और देश की जनता कह रही है बहुत अच्छा है, क्योंकि ईडी के आंकड़े आपको बता देता हूं। ईडी का कन्विक्शन रेट बोला गलत, पार्लियामेंट में जो उत्तर है वो लेके आया प्रमाण के तौर पे। सारे अधिवक्ता साथी जो हैं उनको पता होना चाहिए क्या सही है, दूध का दूध और शराब की शराब हो जाए। और सुनिए, ईडी का कन्विक्शन रेट इज 96%। झूठ, सफेद झूठ। उसमें क्या कह रहे हैं? जो चार्जशीटेड है उसमें से अंजना जी तय कर लीजिए, सॉरी आप ये तय करिए, प्लीज रीड जल्दी दिस। लेके आइए, कैन आई रीड दिस फॉर ऑल द व्यूअर्स? आप ही पढ़ दीजिए, आप ही पढ़ दीजिए। आज ये बेटा आप वो पढ़ पढ़ लो, रहे हैं, ये मेरे भाई, वो ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ये पार्लियामेंट का रिप्लाई है कि नहीं साथ में है ना? पार्लियामेंट का रिप्लाई, ये लाइन पढ़ो जी, पढ़ लो बेटा तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे क्या हो पाएगा बच्चे, तुम रहने दो, अधिवक्ता पढ़ लेगा, अधिवक्ता पढ़ लेगा, तुमसे क्या हो पाएगा बालक, तुम रहने दो, लड़के हैं, लड़कों की गलती है, पढ़ो उसे पढ़ो। माइक के पास आइए ना, माइक नहीं है उसके पास, माइक के पास माइक ले लो, टाइप करके लाए। Thus, the percentage of conviction in PMLA cases is 95.65%. थैंक यू, थैंक यू। इसी बात पे इनके मुंह पे तमाचा है और ये ताली है ईडी के लिए। अब 2-3 प्रश्न लेते हैं, सुनिए, छोटे-छोटे प्रश्न। नमस्कार सर, मेरा सवाल अभय जी से है कि ईडी जब कार्रवाई करती है, कैश पकड़े जा रहे हैं, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी को इतना डर क्यों है कि ईडी कैश पकड़ा है, बताओ? ये धीरज साहू क्या कैश पकड़ाएगा? तो धीरज साहू के केस में आप राहुल गांधी को कैसे लपेट दी? कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर। इसको बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए, बच्चा तुम भी लॉयर बन रहे हो। कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पे हो रही है, दर्द कांग्रेस पार्टी को क्यों हो रहा है, इंडी गठबंधन को क्यों हो रहा है? मेरा सवाल अभय जी से है, आप मतलब राहुल गांधी कहते हैं कि वो इतना ईमानदारी से काम करते हैं, तो फिर उन्हें ईडी की रेट का डर क्यों है? और फिर अगर उनके इनसाइडर ने जो खबर दी है उनको, तो फिर उसने ये क्यों नहीं बताया कि कौन से केस में रेट पड़ेगी, राहुल वाड्रा केस में या फिर हेराल्ड केस में? वाड्रा केस में राहुल गांधी पे क्यों रेट? मेरा जो क्वेश्चन है वो बीजेपी की प्रवक्ता से है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भी 2024 का जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, वो मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी पार्टी इतनी खुश नहीं होगी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगले 5 साल में आपके प्लान क्या है? क्योंकि जो भी इस साल की शुरुआत भी हुई है, जैसे ये पेपर लीक का स्कैम और जेई रिजल्ट का स्कैम, तो मैं जानना चाहता हूँ अगले 5 साल में आपकी क्या स्ट्रैटेजीज होगी जो आपकी अगले 5 साल के इलेक्शन भी आपके फेवर में आए।
ईडी की कार्रवाई पर जोर हटाकर पेपर लीक रोकिए, ये जो वाटर लीक हो रहा है हर जगह वो रोकिए, ये वो बच्चा पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं बता रहा था उसी की क्रम में, क्योंकि आप चली गई, ईडी ने 1,15,000 करोड़ रुपए जो जनता का इन भ्रष्टाचारियों ने खाया था ना, क्राइम मास्टर गोगो बनके, वो वसूला है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये बता दो, बीच में नहीं, अबे भाई बीच में नहीं, आपकी बारी आएगी, फौरन ताली बजवाई थी सर, आपकी बारी आएगी। हाँ, सुनिए, अगला जवाब आपको लेना। और सुनिए, जो अगले 5 साल में क्या होगा, अगले 5 साल में हमें सुनिश्चित करना है कि भारत पूरे विश्व में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। हमें सुनिश्चित करना है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जिसके लिए 11 लाख करोड़ रुपए हमने कैपेक्स एक्सपेंडिचर के लगाया है। युवाओं को नौकरी मिले, प्राथमिकता है। नीट पे ऐसा कानून आया है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, पार्लियामेंट हो, और चाहे उत्तर प्रदेश हो। हमने सुनिश्चित किया है कि अगर कोई पेपर लीक होगा तो उसको 10 साल की सख्त सजा होगी। और मैं इतना और कह दूं, युवाओं का भविष्य हमारी चिंता है। हम जान लगा देंगे कि एक एक युवा के पास नौकरी हो, और जब तक ये नहीं होगा संभव, हम लोग मेहनत से, ईमानदारी से आपकी सेवा में समर्पित रहेंगे। राहुल गांधी क्यों डर रहे हैं ईडी के रेड से, ये उसका अरे वेलकम किया, चाय बिस्किट के लिए कहां डर रहे हैं? पढ़ो तो सही ट्वीट साहब, वो निर्भीक आदमी है। अबे भाई गलत कह गया। इनकी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो उनके हौसले को डिगा सके। ये जो झूठ बोला, इन्होंने कहा 96% कन्विक्शन। आप सारे वकील लोगों, आप गूगल करिएगा कि कितने मुकदमों से कितने चार्जशीट फाइल किए और उसके आधार पर 1095 केस चल रहे हैं। दरअसल देखिए, मंत्री साहब ने संसद में जो कहा है वो यही कह रहे हैं कि पिछले 9 सालों में ट्रायल कंप्लीट हुआ है 31 पीएमएलए केसेस में। सुनिए ना, 1055 जो है ये पेंडिंग है। 29 केसेस का कन्विक्शन हुआ है, वो 93.54% बता रहे हैं। खोल दी सारे इनके झूठ की। 93% बता रहे हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है, सारे लोग 31 केस का ट्रायल कंप्लीट हुआ। मंत्री ने संसद किसके सामने चलता है? न्यायालय के सामने। अरे बोलने वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने नहीं गौरव जी प्लीज, गौरव सुनिए, 31 केस का ट्रायल कंप्लीट हुआ। मुकदमे कितने? 5000। इनके 10 साल में सिर्फ 31 केसेस का ट्रायल कंप्लीट हुआ। आपने कितने का किया था जरा बताइए? अंडा 5000 मुकदमे शून्य किए भविष्य के साथ शून्य आंकड़े लेके आया हूं। 1 करोड़ 60 लाख रोजगार कम कर दिए इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। आप एनएसएसओ की रिपोर्ट पढ़िएगा, इन अनकॉर्पोरेटेड जो एस्टेब्लिशमेंट है नॉन एग्रीकल्चर, उसमें 2 चीजें मिला रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए प्लीज। राजनीति करिए, इजाजत है। ईडी ने अगर मसले न्यायालय तक चार्जशीट करके पहुंचा दिया, उसकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है। इसका वकील वहां लड़ेगा, और न्यायालय में लंबित मामले होते हैं। भारत में लाखों के सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, आपके समय से लंबित है। अरे यार रुक जाइए ना, 25 झूठ क्या बोलते हैं? 96% यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ ट्रायल कंप्लीट हुआ उसके जी अपनी बात पूरी कीजिए, पूरी कीजिए, फिर अनुराग जी का मौका नहीं आएगा। उनकी गाड़ी के ब्रेक खराब है। जो संसद में बयान दिया मंत्री ने वो काफी है। मेरा एक सवाल है कि राहुल गांधी आखिर इतने 2 बजे रात में घबराए क्यों हैं? मैं भी जानना चाहता हूं कि 2 बजे रात कोई आदमी ट्वीट कर रहा है कि मेरे घर ईडी आ रहा है। क्या कहीं केजरीवाल जी के साथी बनने के चक्कर में ऐसा नहीं हो रहा है? कुछ लेन देन उसमें है क्या? कोई लेन देन है तो बताइए, क्योंकि हम विपक्ष में रहे हैं, हमारे घर ईडी कभी नहीं आया, हम विपक्ष में रहे। भ्रष्टाचार पे हमारा दोहरा मानदंड नहीं है, इसको समझ लीजिए आप। एक तो बोलने नहीं दे रहे किसी को। ऐसे ईडी के रेड्स तो अखिलेश बाबू के खिलाफ भी नहीं हो रहे कुछ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी। ये कह रहे थे अब हम आएंगे रोजगार देंगे। पहले भी आपने बोला था 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। उसके हिसाब से 10 साल में तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए। क्या 20 करोड़ का बेटा है ना? क्या 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया? अगर 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता तो आप आज एग्री योजना लेके आए हो, मात्र 4 साल की रोजगार लेके 4 साल का उनका सेवा देना चाहते हो आप। इंटर्न लेके आए हो, 1 करोड़ लोगों को मात्र 6 महीने साल भर के लिए आप बच्चों को रोजगार होना चाहिए। बिल्कुल, वॉशिंग मशीन पर फोकस है। मैं एक बात बता दूं आपको, ये तथ्य इनको सुनना चाहिए जो बोल रहे हैं। आपको मालूम है, सबसे ज्यादा दुरुपयोग स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि कांग्रेस की सरकारें सीबीआई हमारे पीछे छोड़ देती है, और मुकदमा बंद हुआ हमारे समय में। और ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें स्पष्ट लिखा है। के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।